चलो भाई स्टार्ट करते हैं सैचुरेशन वोल्टेज। ये जो हम कवर कर रहे हैं ये एक्स-रे ट्यूब का ही थर्ड पार्ट है हमारी ये वीडियो जो है। ठीक है, सैचुरेशन वोल्टेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम सैचुरेशन वोल्टेज पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और साथ ही साथ हील इफेक्ट पे तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी पढ़ेंगे। सैचुरेशन वोल्टेज तुम्हारे हिसाब से क्या होता है ना? सैचुरेशन वोल्टेज का मतलब ऐसा कुछ समझ में आता है, सैचुरेट है ना, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा। कहने का मतलब क्या है, देखो समझो कि भाई ये फिलामेंट है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस तरफ एनोड की तरफ जाते हैं। बट शुरुआत में जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये इसी के पास में इकट्ठे रहते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि इनको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, एनोड से कैथोड तक जाने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है ना। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वोल्टेज की। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मान लो कोई एक वायर है ना, कोई वायर है और उसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 30 वोल्ट है, इधर 40 वोल्ट है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से ज़्यादा की वोल्टेज की तरफ ट्रैवल करता है ना, 30 वोल्ट से 40 वोल्ट की तरफ ट्रैवल करता है। तो ये वोल्टेज ही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो बिना वोल्टेज अगर मैं यहाँ मान लो 30 होता तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव नहीं करता है ना, ये इसी जगह पे बीच में रहता। अभी ये 30 और 40 होने की वजह से ये आगे की तरफ मूव कर जाता है। और अगर तुमसे कोई पूछ ले करंट किधर ट्रैवल करेगा, तो करंट इसका उल्टा है ना। करंट जो होगा, जहाँ पे 30 और 40 लिखा हुआ था हमने, तो करंट 40 से 30 की तरफ बहता है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट बहता है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि भाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है जब भी इलेक्ट्रॉन को मूव करना हो हमें। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि भाई ये कैथोड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किधर की तरफ जाना है? एनोड की तरफ। तो ये इसके पास इकट्ठे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए वोल्टेज चाहिए। अगर लगभग 30-40 वोल्टेज रहती है, 30-40 वोल्टेज तक भी हम यहाँ पे लगाते हैं ना, लगभग 30 या फिर 40 का वोल्टेज का डिफरेंस अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इन दोनों के बीच में, कैथोड एनोड के बीच में, तब भी ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं ना, इतना ज़्यादा पोटेंशियल ये नहीं है। तो काफ़ी सारी एक्सरे ट्यूब जितनी भी तुमने देखी होंगी, जो एक्सरे की मशीन होती है, उसके अंदर तुम अगर हैंड का एक्सरे करते हो या पेल्विस का एक्सरे करते हो या एब्डोमेन का करते हो, तो उसमें तुम वोल्टेज देखते हो 50 से ऊपर ही होती है ना। हैंड में 50-55, एब्डोमेन में 70 है ना, चेस्ट एक्सरे में 120। तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि 50 से कम यानी 30 या 40 kV पे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव ही नहीं कर पाते, कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाते। तो इस वोल्टेज को हम सैचुरेशन वोल्टेज बोलते हैं। जब तुम 30 से 40 से ऊपर बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकलने, मतलब फिलामेंट से आगे निकल के एनोड पर टकराएंगे। तो इस वोल्टेज को, ऐसी वोल्टेज को जिससे ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन आगे ही इससे टकराए एनोड से और एक्सरेज निकले, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक है, इससे अगर कम वोल्टेज होगी तो तुम्हारे एक्सरेज नहीं निकलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, दिया हुआ है कि सैचुरेशन वोल्टेज कौन सी होती है? बिलो विच करंट फ्लोइंग इज लिमिटेड बाय स्पेस चार्ज। भाई स्पेस चार्ज रहता है ना, जो मैंने बताया था कि फिलामेंट रहता है, इससे हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में स्पेस चार्ज के बारे में। तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम स्पेस चार्ज बोलते हैं। तो स्पेस चार्ज जो है ये हटता नहीं है जब तक तुम ज़्यादा वोल्टेज नहीं दोगे, 30-40 वोल्टेज में ये नहीं हटेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो 30-40 वोल्टेज है यही क्या हो जाएगी हमारी, लगभग सैचुरेशन वोल्टेज हो जाती है। अबव विच करंट इज डिटरमाइंड बाय हीटेड फिलामेंट। और अगर तुम 30 से 40 kV से ज़्यादा ऊपर वोल्टेज रखते हो ना, 50-60, तो उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं जाके और एनोड से एक्सरेज निकलती है। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि करंट अब जो होगा ना, जितना तुम फिलामेंट को हीट करते जाओगे करंट बनता जाएगा, एक्सरेज निकलती जाएंगी, बट उससे पहले एक्सरेज नहीं निकलती है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक है, कम से कम हमें 30-40 वोल्ट देना पड़े से ऊपर देना पड़ेगा, तब जाके वो सैचुरेशन वोल्टेज से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें थी उसके नीचे,
अगर मैं वोल्टेज रखता हूँ 30 से 40, उससे नीचे रखूँगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएंगे जाके आगे सामने, है ना, एनोड पर, और एक्स रेज नहीं निकलेंगी। जबकि जब अगर तुम उससे ज़्यादा वोल्टेज दे देते हो तो ईजिली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आगे जाके टकराएंगे, और जितना तुम हीट करते जाओगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराते जाएंगे और एक्स रेज निकलती जाती है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन वोल्टेज। अब आ जाते हैं थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन पे कि भाई वैसे सैचुरेशन वोल्टेज होता क्या है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि मतलब ये हमने नेक्स्ट पेज पे तो देख ही लिया। एक दो पॉइंट दिए हुए हैं कि इफ इनसफिशिएंट वोल्टेज अप्लाइड, अगर हम ठीक से वोल्टेज नहीं देते तो स्पेस चार्ज दिखता है हमें, ये हमने पढ़ा है कि भाई फिलामेंट के पास में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा रहते हैं, अगर ज़्यादा वोल्टेज तुमने नहीं दी तो यहीं इकट्ठा रहेंगे, है ना। स्पेस चार्ज गेट एलिमिनेटेड बाय इन मेमोग्राफी। तो अभी हमने देखा वो भाई 30-40 केवी वोल्टेज से नीचे देते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन तो आगे नहीं टकराएंगे, बट ऐसा मेमोग्राफी में नहीं होता। मेमोग्राफी में तो इतनी वोल्टेज दी जाती है ना, 25 से 35 के करीब केवी देते हैं मेमोग्राफी में हमेशा। तो 25 से 35 केवीपी देते हैं तो फिर भी उसके अंदर सैचुरेशन वोल्टेज जो है वो नहीं दिखती है ना। मतलब उसके अंदर क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि भाई एक्सरेज नहीं निकल रही, उसमें तो एक्सरेज निकल जाती है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आगे। तो होता क्या है कि मेमोग्राफी में एक अलग से सर्किट लगाया जाता है ना। सर्किट का मतलब क्या होता है, वायर का कनेक्शन, कि भाई मान लेते हैं फिलामेंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसी के ऊपर या नीचे की तरफ, है ना, कनेक्शन यहाँ पे सर्किट लगा दिया जाता है। ये जो सर्किट होगा ये क्या काम करता है, इस स्पेस चार्ज इफेक्ट को, ठीक है, हटा देता है। मतलब शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे होते हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देता, इस सारे को हटा देगा, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसके बाद में जो इकट्ठा नहीं होंगे तो रास्ता मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे आगे की तरफ से, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली काम करता रहता है। तो मेमोग्राफी में ऐसा क्यों नहीं होता, उसमें स्पेस चार्ज इफेक्ट क्यों नहीं काम करता, क्योंकि उसके अंदर स्पेस चार्ज कंपनसेटरी सर्किट लगा होता है ना, लिखा हुआ है स्पेस चार्ज कंपनसेटरी सर्किट। एक सर्किट लगा होगा जो कि स्पेस चार्ज को हटा देता है, ठीक है। दिस सर्किट न्यूट्रलाइज स्पेस चार्ज, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, सर्किट के ऊपर प्लस चार्ज होगा। अब आते हैं हील इफेक्ट पे। हील इफेक्ट तुमने बहुत बार सुना होगा, है ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। हील इफेक्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो एक्सरे ट्यूब का एनोड है उसमें से एक्सरेज जो होती हैं ज़्यादातर किस तरफ होती है, कैथोड की तरफ, है ना, ये कैथोड वाली साइड है। और कम एक्सरेज किस तरफ होती है, एनोड की तरफ, है ना, इधर की तरफ तुम्हें कम एक्सरे दिख रही है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस हिस्से पे, यहाँ पे आने पे, इस हिस्से पे, है ना, इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देता हूँ कि यहाँ से जब एक्सरे निकल रही होंगी तो वो इसी जगह पे, एनोड के इसी जगह पे एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इधर तो आराम से, इधर कोई रुकावट नहीं है, यहाँ पे कैथोड की तरफ निकल आता है। जबकि यहाँ पे एनोड के अंदर ही रुक जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ। तो कैथोड की तरफ ज़्यादा एक्सरे हैं, एनोड की तरफ कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है एनोड के अंदर ही, क्योंकि इधर जगह नहीं है ना। तो हील इफेक्ट इसी को बोलते हैं कि भाई कैथोड की तरफ ज़्यादा एक्सरे और एनोड की तरफ कम, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल नहीं होती, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल होना, और नॉट यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल, ठीक है। तो इक्वल नहीं होती थ्रू आउट ऑल पोर्शन ऑफ बीम, यानी कि पूरी की पूरी जो एक्सरे बीम है उसमें कैथोड की तरफ ज़्यादा है, एनोड की तरफ कम है, तो ये इक्वल नहीं है एक्सरे बीम, है ना, कैथोड की तरफ ज़्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ बीम इज मोर टुवर्ड्स द कैथोड साइड, इंटेंसिटी जो एक्सरे बीम की है वो किस तरफ ज़्यादा है, कैथोड की तरफ ज़्यादा है। द डिफरेंस इन रेडिएशन इंटेंसिटी अक्रॉस द यूजफुल बीम, ठीक है, कितना डिफरेंस होता है ओवरऑल इंटेंसिटी का, यानी कि कितना डिफरेंस होगा, तो वो होता है लगभग 45%। कैसे 45% है, देखो, जैसे लगभग इस तरीके से एनोड हील इफेक्ट दिखता है। एक्सरे ज़्यादा किस तरफ दिख रही है तुम्हें, कैथोड की तरफ, ठीक है,
बीच में एक्सरेज जो होंगी बीचों बीच वो 100% मान लेते हैं, कैथोड की तरफ ज़्यादा है तो वो 120% हो गया, एनोड की तरफ थोड़ी कम होती है लगभग लगभग 75%। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना परसेंट का डिफरेंस होता है, तो इस वजह से हम इसको समझ रहे हैं। तो इधर 120 है, इधर 75% है, एनोड की तरफ कम है, दोनों को माइनस करो एक बार, कितना रिजल्ट आएगा 45। तो 45% का डिफरेंस होता है हील इफेक्ट के अंदर इंटेंसिटीज का। कैथोड की तरफ 120 होती हैं और एनोड की तरफ 75%। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है, द डिफरेंस इन द रेडिएशन इंटेंसिटी अक्रॉस द यूजफुल बीम ऑफ एन एक्सरे बीम कैन वेरी एज मच एज 45%। इसको मैं कंपनसेट कैसे करूं भाई, इतना तो समझ में आ गया कि 45% ज़्यादा है, बट हमें एक्सरे जो चाहिए वो तो यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक ही में चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हमारी बॉडी में किसी जगह पे ज़्यादा एक्सरे पड़ रही है, किसी पे कम, जो इमेज है फिर तो वो ख़राब बन जाएगी, है ना। तो ओवरऑल जब एक्सरेज हमारी बॉडी में पड़ेंगी इक्वली तभी इमेज ज़्यादा बेटर बन पाएगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थिक वाला पार्ट, क्योंकि ज़्यादा एक्सरे किस तरफ है कैथोड, तो कैथोड की तरफ थिक वाला पार्ट हम रख देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझते हैं कि भाई जैसे मान लो थिकर और थिनर के हिस्से में जैसे कि एक नी जॉइंट है, ठीक है, इधर नी जॉइंट है और इधर फुट है ना, इधर एंकल है ना, इस तरफ एंकल। तो किस तरफ हम कैथोड रखेंगे, तो जो नी जॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे हम कैथोड रखेंगे क्योंकि ये थिकर पार्ट है, और एंकल में क्या रखेंगे हम, एनोड, एंकल की तरफ क्या रखा जाएगा, एनोड। ठीक है, अब एक और अच्छा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हारे हिसाब से, अगर मैं चेस्ट एक्सरे का लेटरल व्यू करता हूँ, चेस्ट एक्सरे का लेटरल व्यू, तो कैथोड और एनोड किधर रखूंगा, ठीक है, क्रेनियल कोडल। तो मोस्टली बच्चों का जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आंसर आता भी है कि भाई एब्डोमेन वाला पार्ट थिकनेस है ना एब्डोमेन वाले में, तो हम नीचे रखेंगे, कोडल रखेंगे, जबकि आंसर क्या हो जाएगा, गलत है ना। जो चेस्ट एक्सरे में हम लेटरल करेंगे तो कैथोड साइड किस तरफ रखी जाएगी, ठीक है, क्रेनियल रखी जाएगी, है ना। कैसी रखी जाएगी, क्रेनियल, कैथोड साइड किधर रखेंगे, क्रेनियली, यानी कि शोल्डर के पास रखेंगे, है ना, ऊपर। क्यों रखेंगे, क्योंकि जब हम लेटरल एक्सरे कर रहे होते हैं तो दोनों शोल्डर आएंगे हमारे, दोनों शोल्डर आने की वजह से क्या हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पे हम एक्सरे भी ज़्यादा रखेंगे, और एक्सरे ज़्यादा कहाँ होती है, कैथोड की तरफ। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर हम लेटरल एक्सरे कर रहे हैं, है ना, नॉर्मली तो थिकनेस पेट की तरफ ज़्यादा है ना, तो हम कोडल रखते कैथोड को, बट यहाँ पे हम किधर रख रहे हैं, क्रेनियल, चेस्ट एक्सरे में। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब हम लेटरल एक्सरे कर रहे होते हैं तो थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है ना, शोल्डर ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से हम लेटरल एक्सरे में क्रेनियल रखेंगे ना, टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द चेस्ट, है ना। अब आते हैं हील इफेक्ट, तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक तो फिल्म साइज, एक है फिल्म फोकस डिस्टेंस, और एक है एनोड एंगल। ठीक है, किस किस पे, फिल्म साइज, फिल्म फोकस डिस्टेंस और एक एनोड एंगल। अब तीनों चीज़ों को समझते हैं आराम से। ठीक है, ये तो तुमने हील इफेक्ट तो देख ही लिया, है ना, कितना डिफरेंस है। अब फिल्म साइज पे आ जाते हैं। देखो ये एक्सरे बीम है, सेम डिस्टेंस पे हर एक चीज़ को फिक्स रखेंगे दूसरी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, फिल्म साइज। फिल्म साइज मैंने ये देखा, मान लेता हूँ ये 810 है, कितना है 810। फिर मैंने एक 1417 देखा साइज, है ना, एक बार एक्सरे करके देखा 810 पे और एक बार 147 की कैसेट पे। तो दोनों में से तुम खुद से देखो कि भाई हील इफेक्ट किस पे ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर आएगा जिसका फिल्म साइज बड़ा है। इसका फिल्म साइज बड़ा है, कैथोड की तरफ ज़्यादा एक्सरेज पड़ेंगे, एनोड की तरफ कम, जबकि इसके ऊपर तो 100% वाली ही पड़ रही है जो बीचों बीच थी सिर्फ। तो हील इफेक्ट तब ज़्यादा दिखाई देता है जब तुम्हारा फिल्म साइज बड़ा होता है। ठीक है, लार्जर फिल्म साइज में हील इफेक्ट ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें 120 भी एक्सरेज फॉल करेंगी इस पर,
है ना, और 75 भी, जबकि इसके अंदर सिर्फ 100 वाली पड़ रही है, 120 भी नहीं पड़ रही इसके ऊपर एक्सरे और ना ही 75। ठीक है, इसमें आप देख भी सकते हो हील इफेक्ट क्या बताया था, फिल्म साइज की डायरेक्टिव प्रोपोर्शन। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब आ जाते हैं FFD पे, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। अब मैंने साइज सेम लिया है, मैंने पहले ही बताया एक चीज़ को कंपेयर करोगे तो दूसरे को फिक्स रखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं ये भी 810 है और ये भी 810 है। जब 810 की कैसेट मैंने बहुत पास रखी है एक्सरे ट्यूब की, है ना, मान लेते हैं ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और ये 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, तो किसकी कौन सी डिस्टेंस पे हील इफेक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है? ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर एक्सरेज लगभग सारी फॉल कर रही है ना, सारी की सारी, एक दो छोड़ दो बस लास्ट वाली, बाकी तो सारी इसके ऊपर एक्सरे पड़ रही है ना, 120 भी 75 वाली भी। जबकि इसके ऊपर देखोगे तो इस पर सिर्फ 100 वाली पड़ रही है, यानी कि इसके ऊपर हील इफेक्ट नहीं दिख रहा। तो जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, FFD बढ़ाता हूँ, तो हील इफेक्ट क्या हो जाता है, कम। और जबकि मैं हील अगर डिस्टेंस कम करता हूँ तो यहाँ पे हील इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा, तो FFD कम करने पे हील इफेक्ट ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, कोई कंफ्यूजन है पूछ लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, एनोड एंगल। ठीक है, एनोड एंगल दोनों में देख लो किस में ज़्यादा है किस में कम है। इसके अंदर कम है, एनोड एंगल किसको बोलते हैं हम, ये जो एंगल होता है ये वाला, है ना, इस वाले में कम है, ध्यान से देखोगे ये सीधा सीधा सही लग रहा है लगभग, है ना, और इस वाले में एनोड एंगल थोड़ा ज़्यादा है इसमें। ठीक है, ग्रेटर एनोड एंगल है ये वाला जो एंगल है। तो अब इसमें जो एनोड एंगल तुम्हें दिखाई दिया, दोनों के अंदर इसमें लेस एनोड एंगल है, इसमें ज़्यादा एनोड एंगल है। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि हील इफेक्ट होता किस वजह से, कि यहाँ पे एनोड पे एक्सरेज थोड़ी रुक जाती है। ठीक है, अच्छा, एनोड एंगल जब ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पे अब एक्सरे थोड़ी नहीं रुकेंगी, है ना, वो सीधी सीधी तुम्हें दिख रही है और ज़्यादा निकल रही है यहाँ से। अब अगर हम एनोड एंगल थोड़ा बढ़ा देंगे तो यहाँ पे अब नहीं रुकेंगी एक्सरेज, क्योंकि वो हिस्सा हट गया वहाँ से। तो अब एक्सरेज कितनी आ रही है यहाँ पे, 95% तक आ रही है, पहले कम आ रही थी जब तक एनोड एंगल छोटा था, है ना, यहाँ पे एक्सरेज रुक रही थी। जैसे हमने एनोड एंगल बढ़ाया और यहाँ से एक्सरेज ज़्यादा आने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे कम है एक्सरेज और यहाँ पे ज़्यादा है। अब दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, यहाँ पे तो 45% ही था जो हमने पहले देखा था। अब जब मैं एनोड एंगल बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, कम। और ये डिफरेंस किसका था, हील इफेक्ट का, है ना, कितना डिफरेंस था, हील इफेक्ट का ही तो था ये डिफरेंस। तो इसमें ग्रेटर हील इफेक्ट है, इसमें 45% तक का हील इफेक्ट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इंटेंसिटी का, और इसमें कम है ना, लेसर हील इफेक्ट। तो जब तुम एनोड एंगल बढ़ाते हो तो हील इफेक्ट कम हो जाता है, एनोड एंगल कम करोगे तो हील इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ हमें समझ में आई। तो डायरेक्ट रिलेशन होते सिर्फ फिल्म साइज के साथ था, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ था, सिर्फ और सिर्फ फिल्म साइज के। बाकी फिल्म फोकस डिस्टेंस और एनोड एंगल दोनों के साथ ही इसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, दोनों के साथ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी रह गए। लगभग ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट कुछ स्टिल कुछ पॉइंट रहते थे, वो उसको देख रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसमें, ट्यूब शील्डिंग, है ना, यानी कि ट्यूब हाउसिंग जो है वो किसकी बनी होती थी, लेड की बनी होती है। वो प्राइमरी एक्सरेज को भी ऑब्जॉर्व करती है और सेकेंडरी एक्सरेज को भी ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है कि भाई प्राइमरी एक्सरेज कौन सी होती है, जैसे एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, इसमें से एक्सरेज निकलती है, तो जो सीधी सीधी विंडो से निकलेंगी, है ना, यहाँ पे विंडो होती है, उसको तो बोलते हैं प्राइमरी एक्सरे। ठीक है, कुछ एक्सरेज ऐसी होंगी जो इसमें से लीक हो रही होंगी, है ना, जिनको हम लीकेज रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, उससे हमें ये बचा लेता है लेड। ठीक है, तो ये जो लीकेज रेडिएशन है या फिर सेकेंडरी रेडिएशन भी होती है,
है ना, पेशेंट से टकराई, ठीक है। तो सेकेंडरी रेडिएशन के हो चाहे प्राइमरी रेडिएशन हो, है ना, लीकेज रेडिएशन और स्कैटर रेडिएशन दोनों ही सेकेंडरी के अंदर आ जाती है, ठीक है। जबकि प्राइमरी मेन बीम वाली एक्सरे होती है ना, स्कैटर और लीकेज दोनों ही सेकेंडरी एक्सरेज के अंदर आ जाती है, और प्राइमरी जो एक्सरे बीम मेन एक्सरे ट्यूब से निकलती है। तो अगर लेड होगा तो ये दोनों को ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीआरपी के अंदर लीकेज रेडिएशन, जो मैं बता रहा था अभी तुम्हें, एक्सरे ट्यूब से कभी कभी लीकेज भी हो जाती है, बट शील्डिंग की वजह से वो बची रहती है ना, तो कितनी, थोड़ी मोड़ी तो फिर भी हो जाती है। तो ये पूछा जाता है, तो 100 मिली रोंजन इन 1 आवर, है ना, इसका जो रेट है वो क्या दिया हुआ है, 100 मिली रोंजन पर आवर, इसकी लिमिट दी रखी है कि इतने से ज़्यादा लीकेज रेडिएशन नहीं होनी चाहिए, 1 घंटे में 100 मिली रोंजन से ज़्यादा जो है लीकेज रेडिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेशन है, ध्यान रखनी है। किसने दी है, एनसीआरपी। एनसीआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि भाई 100 तो याद रहेगा, MR के लिए मिस्टर हरी, है ना, मिस्टर हरी के नाम से याद रख सकते हो, मिली रोंजन पर आवर। ट्यूब हाउसिंग की अगर बात करें तो ट्यूब हाउसिंग क्या काम करता है, प्रोवाइड शील्डिंग फॉर हाई वोल्टेज। ये हम ट्यूब हाउसिंग वगैरह सब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उनको देख लेना जिनको नहीं पता है ना। प्रोवाइड शील्डिंग फॉर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए शील्डिंग प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि शॉक ना लग जाए इस वजह से, क्योंकि लेड का बना होगा। टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग ग्राउंडिंग वायर्स एंड ट्यूब स्पेस फिल्ड विद एक्सट्रीमली थिक मिनरल। शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है ये जो ट्यूब हाउसिंग होती है, और साथ में इसके अंदर एक मिनरल ऑयल फील्ड होता है, मिनरल ऑयल के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। और ये किस काम आता है, थर्मल कूलिंग इफेक्ट, ये थोड़ा एक्सी ट्यूब को ठंडा रखेगा, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग, यानी कि करंट लगने से भी बचाएगा, है ना। इंसुलेशन का मतलब होता है जिसको जो कि करंट नहीं बहेगा उसके अंदर, ना। इंसुलेशन का मतलब है कंडक्टर का उल्टा। हीट लॉस बाय रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक्सी ट्यूब के अंदर हीट लॉस कितनी होगी, है ना, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, उसकी पावर 4 उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होगा। ये चीज़ थोड़े ध्यान रख लेना, कभी कभार आ सकता है रेयर, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेटल या फिर सिरामिक एक्सी ट्यूब अभी के टाइम पे ज़्यादातर यूज़ करी जाती है ना, ये हमने पढ़ा है। और सबसे ज़्यादा एडवांस वो है मेटल की, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। मेटल केसिंग इंस्टेड ऑफ ग्लास एनवलप, अभी के टाइम पे मेटल इस वजह से यूज़ करते हैं ग्लास की जगह पे, क्योंकि उसके बेनिफिट्स हैं, है ना। और बेनिफिट्स क्या क्या थे कि भाई ट्यूब आर्सिंग, है ना, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता था, ये सब चीज़ें थी, तो एक्सी ट्यूब खराब नहीं होती थी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज एज अ सिरामिक, अगर तुमसे पूछा है कि सिरामिक मटेरियल कौन सा होता था, तो सिरामिक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता उससे बनती थी एक्सी ट्यूब की एनवलप, ठीक है, अगर सिरामिक पूछ लिया जाए। बाकी मेटल कौन से का बनता था, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मेटल की बन सकती है या सिरामिक, है ना। तो मेटल का तो हो सकता है एलोय, है ना, एलोय का बनता है, एलोय का बनता है। एलोय का मतलब मेटल के मिक्सचर, टंगस्टन भी होगा, स्टील भी होगा, सब चीज़ें इसमें मिली होती हैं, ठीक है, जो एनवलप बना होता है। जबकि जो सिरामिक वाली होगी, सिरामिक होगा एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा उसके अंदर सिरामिक में। एडवांटेजेस क्या है, ऑफ फोकस रेडिएशन कम होगी। अब पहले ऑफ फोकस रेडिएशन समझ लेते हैं। देखो, ऑफ फोकस रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरफ फिलामेंट है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराते हैं, टारगेट पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो यहीं से क्या निकलनी चाहिए, एक्सरे। तो यहाँ से निकलती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेडिएशन, है ना। मेन रेडिएशन जो होती है वो वहीं से निकलते हैं, फोकल स्पॉट से ही। अब इसमें मैं एक चीज़ मान लेता हूँ कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया और यहाँ से एक्सेस निकल गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकराया, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट किया, है ना, एक्साइट किया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह पे टकरा गया।
अब जहाँ टकराएगा तो एक्सरे वहाँ से भी निकल सकती हैं, और एक्सरे ये जो निकलेंगी ये अब जहाँ मेन जानी चाहिए थी नीचे की तरफ, वहाँ से तो जा नहीं रही, तो अब ये भटक गई हैं अपनी जगह पे से। ठीक है, अब जब ये भटक गई अपनी जगह पे से तो हम बोलेंगे कि भाई ये फोकस से भटक चुकी है और हो गई ऑफ फोकस। फोकस से, फोकस क्या था, मेन बीम जो थी उस तरफ जानी चाहिए थी और अपने फोकस से भटक गई, इधर उधर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं फोकस रेडिएशन। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन आके टकराए, एक्सरेज निकलनी चाहिए थी यहीं से, बट हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन जब टकराए थे तो उसने एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट किया बराबर बराबर में, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और दूसरी जगह टकराया। अब कहीं पे भी टकरा सकता है, किसी भी दूसरी जगह टकराता है अगर डिस्क के ऊपर ही, तो वहाँ से क्या निकलेंगी, एक्सरेज। तो जब वो एक्सरेज निकलेंगे तो अब ये सीधी डायरेक्शन में तो होंगी नहीं, क्योंकि वो अपनी दूसरी लोकेशन पे जाके टकराए थे, है ना, अपने से मेन जो लोकेशन थी वो यहाँ पे टकराना चाहिए था। तो अब जब ये एक्सरेज निकलेंगी तो फिर ये सीधी सीधी नीचे तो जा नहीं रही, है ना, फोकस पे तो है नहीं, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, ये अपनी जगह से भटक जाएंगी, क्योंकि इनका काम भी नहीं होगा, ये इमेज प्रोडक्शन में मदद भी नहीं करेंगी, इस तरफ इधर उधर जाएंगी। तो ये क्या हो जाती है, ऑफ फोकस रेडिएशन बोलते हैं इनको। तो ऑफ फोकस रेडिएशन जो है प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद मेटल सरफेस अदर देन द फोकल ट्रैक ऑफ द एनोड। जो फोकल ट्रैक है, जो फोकल स्पॉट है, उसकी जगह पे कहीं और इलेक्ट्रॉन अगर टकरा जाए तो ऑफ फोकस रेडिएशन निकल जाती है। मेन सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ये ऑफ फोकस रेडिएशन बनती कहाँ से, तो हमने अभी देखा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर कर जाते हैं एनोड से। बैक स्कैटर का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं दूसरी जगह टकरा गए। ठीक है, BACK होगा, बैक स्कैटर, SCATTER। तो मेन सोर्स क्या होता है, ऑफ फोकस बनती कहाँ से, कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, बैक स्कैटर कर गई एनोड से। ठीक है, दूसरी तरफ जाके टकरा गई। अब एक नाम सुनने को मिलता है स्टेम रेडिएशन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी जो हमने पढ़ा ऑफ फोकस रेडिएशन उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता क्या होता है स्टेम रेडिएशन वगैरह, तो ऑफ फोकस रेडिएशन को ही स्टेम रेडिएशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ऑफ फोकस रेडिएशन पार्शियली कंट्रोल्ड बाय कोलीमेटर और लेड डायाफ्राम। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक्सरेज जो एनोड से निकलती हैं, है ना, और ऑफ फोकस रेडिएशन भी मान लो इधर उधर निकल रही है, तो अगर हमारे पास कोलीमेटर होगा, ठीक है, तो ये साइड वाली जो एक्सरेज होंगी जो ऑफ फोकस से निकल रही हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा। तो कोलीमेटर का जब भी हम यूज़ करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ऑफ फोकस रेडिएशन भी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोलिमेशन के फ़ायदे हो गए कि ऑफ फोकस रेडिएशन भी हट जाती है। और कोलीमेटर का ही पहले, है ना, कोलीमेटर तो बाद में आया था, कोलीमेटर का पहले जो फॉर्म आया था वो लेड डायाफ्राम आया था, है ना। हम बीम रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइस पढ़ेंगे, एक चैप्टर है, उसके अंदर हम देखेंगे कि कोलिमेशन शुरुआत में लेड डायाफ्राम से करी जाती थी। एक लोहे की शीट होती थी, है ना, मेटल की, एल्यूमिनियम वगैरह की, तो उसमें बीचों बीच होल होता था, है ना, लेड शीट होगी, तो लेड शीट होगी, एल्यूमिनियम बोल दिया था गलती से, है ना, लेड शीट होगी, लेड शीट के बीचों बीच होल होगा और उसमें से एक्सरेज पास हो जाती है, इसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। तो ये कोलीमेटर की तरीके से काम करती थी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लॉन्गर ट्यूब लाइफ बाय रिड्यूसिंग आर्चिंग विद द हेल्प ऑफ मेटल एनक्लोजर। अगर तुम्हें एक्सरे ट्यूब की लंबी उम्र चाहिए तो सिंपल सा है कि भाई उसके अंदर जो शॉर्ट सर्किटिंग, आर्चिंग का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेटल इनक्लोजर को बनाइए। मेटल का जब भी हम एनवलप बनाते हैं तो उसमें हमारी शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ स्कैटर रेडिएशन इन कंपैरिजन ऑफ द प्राइमरी रेडिएशन। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन जो होती है वो कितनी प्रोड्यूस होती है ना भाई, जितनी पेशेंट के ऊपर लग रही है क्या उतनी की उतनी हमें भी लगती है स्कैटर रेडिएशन, अगर हम साइड में खड़े हैं तो, है ना, रेडियोग्राफर को। तो कितनी स्कैटर रेडिएशन लगती है या पेशेंट को कितनी लगेगी, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करा जाए। तो इसका रिलेशन क्या होता है कि देखो, पहले स्कैटर रेडिएशन समझो कि प्राइमरी रेडिएशन निकली इससे, ठीक है, पेशेंट से टकराने के बाद उनको हम क्या बोल देते हैं, स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो स्कैटर रेडिएशन होती है एक्चुअल में कितनी होती है प्राइमरी की, 0.1%।
कितनी होती हैं, 0.1% होती हैं। अब 0.1% में से परसेंटेज का साइन हटाया, 0.1 डिवाइड बाई 100, यानी कि स्कैटर रेडिएशन जो होंगी वो होंगी 0.1% ऑफ प्राइमरी। ठीक है, अब परसेंटेज का साइन हटा दिया, नीचे 100 आ गया, और परसेंट एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, बचा हुआ पॉइंट हटाओगे तो कितना आ गया फिर रिजल्ट, 1/1000। और किसकी थी, प्राइमरी का था। ठीक है, तो जितनी भी प्राइमरी होगी उसमें से मान लो अगर 1000 प्राइमरी हैं तो उसमें से एक होगी स्कैटर रेडिएशन। तो आउट ऑफ 1000 प्राइमरी रेडिएशन बीम ओनली 1 विल बी द स्कैटर। तो स्कैटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। मोस्टली तो एक्सरेज पेशेंट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, रुक जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें हम एक्सरे जनरेशन के बारे में देखेंगे कि एक्सरेज जो होती हैं वो कौन कौन से प्रोसीजर से जनरेट होती है। मोस्ट कॉमन नॉन आयनाइजिंग इमेजिंग मोडेलिटी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी मतलब नॉन आयनाइजिंग इमेजिंग मोडेलिटी है, यानी कि जिससे रेडिएशन नहीं निकलती है और हम प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं। आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है, एक्सरेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती है। स्पीड ऑफ एक्सरेज इज इक्वल टू, स्पीड जो होती है एक्सरेज की वो इक्वल होती है किसके, ट्यूब वोल्टेज के, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सरे ट्यूब में उनके, स्पीड ऑफ लाइट के, या फिर और, है ना। तो स्पीड ही पूछिए, तो स्पीड ही होगी फिर, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, है ना, ये आंसर हो जाएगा। मीनिंग ऑफ एमएएस बार बार पढ़ते हैं हम, है ना। एमएएस का मतलब होता है मिली एम्पियर सेकेंड, मिली एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर की स्पेलिंग देख लेना, इसमें ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है, इसमें एम्पियर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। टारगेट मटेरियल विच प्रोड्यूस एक्सरे इन ए डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। टारगेट मटेरियल तो है टंगस्टन का होता है, आंख बंद करके लगा देंगे। लाइक पोल ऑफ अ मैग्नेट, भाई मैग्नेट जो होती है, प्लस माइनस वाला सी कॉन्सेप्ट तो पता होगा तुम्हें, बचपन से पढ़ रहे हो, प्लस माइनस पास पास आते हैं, है ना, ऐसे ही नॉर्थ और साउथ पास पास आते हैं। ठीक है, रिपेल का इसका उल्टा हो जाता है, अगर प्लस प्लस आए तो दूर भागेंगे, है ना। और ऐसा मेल फीमेल में भी होता है, अगर कोई मेल मेरे से चिपकना चाहेगा तो भाई मैं भगा दूंगा उसे। ठीक है, तो प्लस प्लस दूर भागेंगे, नॉर्थ नॉर्थ दूर भागेंगे, साउथ साउथ दूर भागेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचर ख़राब चल रहा है अभी, है ना, तो मेल होगा तो वो एक दूसरे से बाहर दूर भागते हैं, बट फिर भी तुम्हें ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं, लड़कियां से अट्रैक्ट होती हैं। तो लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स ईच अदर, भाई हमारा तो यही है ना, रिपेल करेंगे ईच अदर। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर। एक बचपन से एक हमने कहानी सुनी है कि भाई मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बहुत छोटे थे हम, मैं भी बहुत छोटा था कभी, तो उस टाइम पे पढ़ा था कि मैटर जो होती है उसके पास अपना मास होता है, एक चीज़ ये, और वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैटर मतलब कोई भी चीज़ है, मेरे आसपास में कोई भी चीज़ है, पत्थर है, कुर्सी है, तो उसका अपना वजन भी होगा और वो जगह भी घेरेगी, है ना। रूम के अंदर अगर कुर्सी है तो उसकी जगह घेरेगी, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। अब देख लो दोनों में से कौन सी दे रखी है, स्पेस तो है नहीं कहीं पे, सिर्फ मास दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए, है ना। मैटर जो होती है, मैटर को हिंदी में भूल गया यार मैं क्या बोलते हैं। ठीक है, मैटर पदार्थ बोलते होंगे शायद से, पदार्थ। नेक्स्ट, ओम इज द यूनिट ऑफ, ओम, है ना, ये हमारे भगवान वाला ओम नहीं है, ये है ओम, है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं। करंट जो रहता है, तो करंट तुम्हारे मेरे बीच में रुकावट है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा करंट बहेगा,
तो उसमें भी रुकावट होती है और उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। तो ओम जो होती है, जो यूनिट होती है, वो किसकी होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो रुकावट को दूर भगाओ, आगे बढ़ते जाओ। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज, वेवलेंथ जो होती है एक्सरेज की वो कितनी होती है ना। अब वेवलेंथ हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितनी होती है? 0.1 से 1 एंगस्ट्रॉम सॉफ्ट एक्सरेज की, सॉरी डायग्नोस्टिक एक्सरेज की होती है 0.1 से 1 एंगस्ट्रॉम। अब तुम इसको एंगस्ट्रॉम की जगह पे किससे करोगे? नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हो। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तुम 10 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना रिजल्ट मिलेगा? 0.012 10 नैनोमीटर, ठीक है। द पाथ ऑफ एक्सरेज ट्रेवल, जो एक्सरेज हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं भाई? तो ये ध्यान रखना कि एक्सरेज जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है भाई। दिखने में तो वेव की तरीके से होती है, बट वो हमेशा आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है। तो आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज में थोड़े टाइम पहले मैंने पढ़ाया था, पिछले लेक्चर रिकॉल कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज, सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे के बीच में डिफरेंस है ना, क्या क्या होगा? तो सॉफ्ट और हार्ड के एक्सरेज के बीच में भाई मेनली डिफरेंस होगा उसका इंटेंसिटी का, है ना। सॉरी इंटेंसिटी बोलो, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि इंटेंसिटी के अंदर तो दोनों चीज़ें आती हैं, बट फ्रीक्वेंसी मेनली किसके लिए है? एनर्जी। और जो हार्ड एक्सरे रहते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अप्रोप्रिएट आंसर थोड़ा सी होगा, है ना। वैसे होने को इंटेंसिटी भी हो सकता है, बट अप्रोप्रिएट जो होगा वो सी आंसर होगा। विच एक्सरेज आर नॉट द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन सी इनमें से है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आती है? तो याद कर लो, पूरी सीरीज पढ़ाई थी मिस्टर विबग्योर CGX, विबग्योर, है ना, उससे ऊपर CGS लिखवाया था। तो पूरी सीरीज समझाई थी पिछले लेक्चर में, है ना, कुछ पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज वाले में। तो उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि उसमें एक्सरेज भी थी, माइक्रोवेव भी थी, रेडियो वेव भी थी, अल्फा रेज नहीं थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अल्फा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आती है। आइसोटोप्स आर एटम हैविंग, आइसोटोप्स भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। DT+B के अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आइसोटोप का सिंपल सा मतलब है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें बस ये देख लो कौन से में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये रहा, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक मास, भाई जो मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन सेम है तो मास नंबर तो ये न्यूट्रॉन का नंबर तो डिफरेंट होना ही चाहिए, ठीक है, तभी जाके मास नंबर डिफरेंट होगा। तो आंसर आ जाएगा ए। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, तो क्या होगा? तो सिंपल सा है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट होती है, अगर ये फर्स्ट से मतलब सेकंड से फर्स्ट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और अगर नीचे से ऊपर जाता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जब भी कूदेगा ऊपर भाई जब एनर्जी मिलेगी इसको। तो ये क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड, मतलब पहले से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड की तरफ जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा तभी ऊपर जाएगा, जब रिलीज करेगा तब नीचे आएगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन से इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आता? तो भाई पहला ये साउंड, साउंड तो हमने पढ़ा ही नहीं इसमें, है ना। ये कहाँ से आ रहा है बीच में? लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये हैं तीनों, है ना, बट साउंड इसके अंदर नहीं आता। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है लास्ट में, आंसर वगैरह भी लिखे हुए हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो रिलीज होती है एनर्जी,
और जब नीचे से ऊपर जाता है तो गेन करता हुआ जाता है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें। नेक्स्ट चैप्टर है जो एक्सरेज का जनरेशन, उसको कवर करेंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा इसमें तुम्हें लिंक में मतलब नीचे मिल जाएगा, मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में।